नमस्कार बच्चों, आप सभी को बाल शिक्षा एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार। आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935। आज हम लोग भारत सरकार अधिनियम पर विशेष रूप से उसके बारे में जानने की प्रयास करेंगे कि अधिनियम क्या है। उसके पहले यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और दूसरी चीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आपकी बहुत ज़रूरत है, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक अवश्य कीजिएगा। आज आते हैं, हम लोग जानते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम का हमारे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। हमारे संविधान के निर्माण में इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। और भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 को जानने से पहले हमें इसके पूर्ववर्ती अधिनियम को जानना पड़ेगा। हम लोगों ने 1909 के अधिनियम को समझा, 1919 के अधिनियम को समझा और फिर हम लोग 1935 के अधिनियम को समझ रहे हैं। यह अधिनियम आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अधिनियम है। यह बहुत VVI एक तरह से कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि यह अधिनियम होता क्या है, यह अधिनियम है क्या और यह अधिनियम के उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण है। अब आते हैं हम लोग भारत सरकार अधिनियम की पृष्ठभूमि को समझने की चेष्टा करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसको जानेंगे और इसको जानने की समझने की प्रयास करते हैं। तो इस अधिनियम को समझने से पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि 1919 के अधिनियम में कुछ बातें क्या थी। जब हम लोग 1919 के अधिनियम की चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें एक बात यह लिखी गई थी कि यदि 1919 के अधिनियम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है या कुछ कमियां होती है, वो जनता को संतुष्ट नहीं कर पाती है, तो 10 साल के बाद उसी अधिनियम के लिए समीक्षा बैठक की जाएगी। उसी अधिनियम के लिए क्या की जाएगी, बैठक की जाएगी और उस अधिनियम के प्रारूप पर फिर से क्या किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी 10 साल के बाद, यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होता है तो। लेकिन जैसे 1919 का अधिनियम पारित हुआ और 1919 के अधिनियम के बाद 1935 का अधिनियम आया, इसके बीच बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां घटी। 1919 के अधिनियम के बाद भारत की क्रांतिकारी गतिविधि दशा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। चारों तरफ रॉलेट एक्ट के तहत अनेक जगह पर क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। जनता, निर्दोष जनता पर अत्याचार हो रहे थे, कर बढ़ाए जा रहे थे। ये सारी दशा से जनता संतुष्ट नहीं थी, खुश नहीं थी। और जनता को खुश करने के लिए सरकार क्या करना चाहती थी, एक नया अधिनियम लाना चाहती थी ताकि जनता बझे रहे और अपनी शासन की बागडोर को संभाल सके। लेकिन वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता यह थी कि अब भारत में, उस समय भारत में ब्रिटिश शासन अब अधिक समय तक नहीं रह सकते थे। अब उनका जाने का समय आ चुका था। उनको रहने के लिए अधिक समय नहीं दिया गया था। अब उनका जाने का समय आ चुका था। अब ऐसी स्थिति में वो भारत में और शासन चलाना चाहते थे। अब इसके लिए वो भारतीयों की हर मांगों को पूरा करने की कोशिश करने में लग चुके थे। इसीलिए वो क्या करते हैं कि 1919 के अधिनियम की 10 साल बाद बैठक की जाती। 10 साल बाद बैठक करने के तात्पर्य 1929 में इसकी बैठक होती। लेकिन उसने क्या किया, 1927 में ही अपनी एक अधिकारी अर्थात साइमन को भारत भेजता है। साइमन भारत आते हैं और साइमन को भारत इसलिए भेजा गया था क्योंकि भारतीयों का मांग था कि हमें स्वशासन चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग थी और हमें अपना खुद का अपने देश में अब हमारी जो संविधान बनने वाली है, उस संविधान का हम लोग खुद निर्माण कर सके। अब ऐसी स्थिति थी, ये सारा प्रोविजन बन चुका था, ये एक ऐसा वातावरण तैयार हो चुका था। अब ऐसी स्थिति में ब्रिटिश अधिकारियों का यह मानना था कि भारतीय हैं, इनको क्या मालूम कि संविधान कैसे बन सकता है, इनको क्या मालूम कि नियम कानून कैसे तैयार हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने एक अधिकारी अर्थात साइमन को भारत भेजते हैं।
साइमन साहब भारत आते हैं। साइमन साहब आते हैं और जब भारत आते हैं, भारत आने की बात जो होती है, नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन को नियुक्त किया जाता है, जिसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये 7 सदस्य जो होते हैं, ये 7 सदस्य क्या होते हैं? ब्रिटिश होते हैं। ये सब ब्रिटिश होते हैं, हमारे देश के सदस्य नहीं होते। तो भारतीय ये कहते हैं कि देखो भाई, हमारा देश है, हमारा देश का संविधान बनने वाला, हमारे देश का नियम बनने वाला है, और हमारे देश के कोई सदस्य नहीं। लेकिन इसके पहले 1919 के अधिनियम में ये बात रखी गई थी कि कोई भी काम होगा भारत के लिए तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, अर्थात उसमें भारतीय भी शामिल होंगे, उसमें भारत भी कहीं ना कहीं शामिल होगा। ऐसी बातें लिखी गई थी, ऐसी बातें थी उसमें, लेकिन सरकार यहां पर मुकर जा रही है। अब जहां पर काम होनी चाहिए, दोनों मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि भारतीय की भलाई की चिंता यहां पर है, भारतीय की भलाई की सोच की बात है यहां पर। अब उनके लिए ही संविधान बन रहा है, उनके लिए नियम कानून बन रहा है, और उसका उनके ही कोई सदस्य नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ये भारत आया ही नहीं, बस नाम की चर्चा हो रही है। उसी समय भारतीयों ने उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। जोर शोर से साइमन गो बैक के नारे लगने शुरू हो गए। अब क्या होता है कि साइमन कब आता है भारत में? साइमन आता है भारत में फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन भारत में प्रवेश करता है। जैसे भारत में आता है, वैसे ही चारों तरफ गो बैक साइमन के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में उस समय के जो भारतीय सचिव थे, जिनका नाम था वकी हैंड, भारतीय सचिव वकी हैंड क्या कहते हैं कि भाई देखो, यदि आपको साइमन से प्रॉब्लम है तो आप ये काम करो, आप खुद ही क्यों नहीं संविधान बना लेते, आप खुद ही क्यों नहीं नियम बना लेते, आप खुद ही कानून क्यों नहीं बना लेते। आपको भी एक मौका दे रहे कि आप भी अपना संविधान बना के लेकर आइए, और वह संविधान का ड्राफ्ट जो तैयार कीजिएगा हमें पेश कीजिए। और पहली शर्त यह है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई झमेला नहीं होनी चाहिए, सब कोई खुशी से उसको सहमति प्राप्त करे। हिंदू मुस्लिम हर वर्ग के लोग उसमें सहमत रहें, हर जाति के लोग उसमें सहमत रहें, हर पार्टी के लोग उसमें सहमति प्रदान करें। ऐसा संविधान आप बना के लाइए। भारतीयों को चैलेंज दे रहे हैं, विकी हैंड साहब भारतीयों को चैलेंज दे रहे हैं कि भाई आप अपना संविधान बनाओ ना, जिसमें किसी प्रकार का कोई धार्मिक ना तो मतभेद होना चाहिए, ना पार्टी मतभेद होना चाहिए, ना दल मतभेद होना चाहिए। ऐसा संविधान तैयार करके लाइए और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। भारतीयों को ये सबसे बड़ा मौका मिला और उसने उस चैलेंज को क्या किया? एक्सेप्ट किया। ये उस चैलेंज को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद मद्रास में, उसके बाद क्या होता है? मद्रास में सम्मेलन होती है। 1927 ईस्वी में मद्रास में क्या होता है? सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन का जो कार्यभार संचालित करने वाले, जो मद्रास सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, उनका नाम था मुख्तार अहमद अंसारी जी। और उन्होंने इस सम्मेलन में यह कहा कि पहली बात उन्होंने यह डाला कि हमें साइमन कमीशन का बहिष्कार करना है, और दूसरा कि हमें भी एक अच्छा संविधान बनाना है। और इस कार्य में वो लोग क्या हो गए? लग गए। इसको देखकर मोतीलाल नेहरू के निर्देश में एक कमेटी बनाई गई, जिसे हम लोग नेहरू कमेटी के नाम से जानते हैं। नेहरू कमेटी 1928 ईस्वी में, नेहरू कमेटी 1927 तक बन जाती है, साल भर उसको समय लगता है, और 1928 में अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। नेहरू कमेटी 1928 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, और इसी के बीच, ये सब कामों के बीच साइमन क्या करता है? भारतीयों से बात करके चला जाता है। और 1930 में साइमन फिर आता है और अपना रिपोर्ट क्या करता है? साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट 1930 में क्या करता है? प्रकाशित करता, रखता है। अब देखो, भारतीय पहले ही रिपोर्ट बना देते हैं। पहले भारतीय नेहरू कमेटी थी, उसने अपनी रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की, और साइमन जो भारतीयों से बात करके चला गया था, वो अपनी रिपोर्ट कब ला कर देता है? 1930 में अपनी रिपोर्ट जाकर प्रस्तुत करता है। अब ऐसी स्थिति में इन रिपोर्टों पर चर्चा करने के लिए, इन रिपोर्टों पर पूर्ण रूप से बातचीत करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बनाए जाते हैं। इन पर पूर्ण रूप से बातचीत करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था जॉर्ज मार्शल। और उस समय ये जो जहां पर हुआ था, वो जगह था लंदन में, और यहाँ ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड थे। उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड जी थे। और इसकी उद्घाटन करने वाले जो थे, वो जॉर्ज पंचम थे।
गोलमेज सम्मेलन इसलिए बनाया गया ताकि नेहरू रिपोर्ट की कुछ बातों को और साइमन कमीशन की कुछ बातों पर चर्चा की जाए और इन बातचीतों को लेकर संविधान का प्रारूप तैयार किया जा सके। इसके लिए नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन पर पूर्ण रूप से बातचीत करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलन 3 बार होते हैं, 3 सम्मेलन होते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो चलता है 1930 से शुरू होती है और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। तीनों में क्या क्या बातें हैं उसको हम लोग जानने की चेष्टा करेंगे। गोलमेज सम्मेलन को ही हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जो कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नेहरू कमेटी के कुछ सदस्य मेंबर शामिल थे। उसके बाद साइमन कमीशन के जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इनके अधिकारी को लोग शामिल थे। उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर जी शामिल थे, जो दलितों के वरिष्ठ नेता थे, बड़े नेता थे, वो भी शामिल थे। उसके बाद मुस्लिम लीग के जो उस समय के सबसे बड़े लीडरशिप जो चला रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, वो भी शामिल थे। ये लोग सब शामिल थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। बस किसी और की कमी थी, वो थी कांग्रेस की, जिसमें महात्मा गांधी, कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले जो महात्मा गांधी थे, वो इस पार्टी में शामिल ही नहीं थे। क्यों नहीं शामिल थे? क्योंकि महात्मा गांधी 1930 के ही समय में, इसी समय वो क्या मांग रहे थे? पूर्ण स्वराज की मांग ला रहे थे कि अब हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दो। अब हमें ये छुटका मुटका स्वतंत्रता नहीं चाहिए, अर्ध स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दीजिए। हमें अर्ध स्वतंत्रता मत दीजिए, हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं थी, वहां पर नेहरू रिपोर्ट में डोमिनेट स्टेट की मांग थी। अब डोमिनेट में तो अर्ध स्वतंत्रता लेकर क्या करें? यहाँ पर 1930 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जा रही है, पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही है, यहां पर डोमिनेट स्टेटस की बात की जा रही है। ऐसे में उस समय जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जवाहरलाल नेहरू हुए या सुभाष चंद्र बोस जी हुए, ये लोग क्या करते हैं? नेहरू कमेटी का, नेहरू रिपोर्ट का ही क्या करते हैं? विरोध करना शुरू कर देते हैं। नेहरू रिपोर्ट को ही खारिज कर देते हैं। और ये नेहरू रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट को, ये नेहरू कमेटी अपनी रिपोर्ट को कहाँ प्रस्तुत करती है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत करती है। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत करती है तो कांग्रेस कैसे जाएंगे? कांग्रेस तो जा ही नहीं सकते, वो तो खुद इसका विरोध कर रहे थे। तो महात्मा गांधी नहीं गए और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो भी नहीं गए। ऐसे क्या हुआ कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन रद्द हो गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन रद्द हुआ तो सब भारत आ गए मुंह लटका करके, भाई अब क्या हुआ, गए, कुछ भी काम नहीं हुआ, सब वापस चले आए। वापस चले आए तो भारत में, कराची में क्या हो रहा था? कराची अधिवेशन शुरू हो गया। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में दिल्ली में कराची अधिवेशन हुए। अब इस अधिवेशन में, यह जो अधिवेशन हुआ, ये गांधी और इरविन के बीच हुआ था। इसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। तो गांधी और इरविन के बीच ये समझौता हुआ। लेकिन इसी समय एक बहुत बड़ी व्यापक घटना भी घटती है। यह घटा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारी वीर जो थे, उनको फांसी की सजा दी गई। और यहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी इरविन के साथ जो समझौता करते हैं, उस समय ना तो उन वीरों की रिहाई की बात करते हैं, और जिसके कारण गांधी जी से बहुत सारे जनता क्या होते हैं? खफा हो जाते हैं और गांधी जी को बुरा भला भी कहना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में गांधी जी कहते हैं कि हम क्रांतिकारियों का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हाँ, हम अपने क्रांतिकारी वीरों के जो बलिदान है उसका हम क्या करते हैं? समर्थन कर रहे हैं। ऐसी बातें वो क्या करते हैं? यहाँ पर करते हैं। अब क्या हुआ कि कराची अधिवेशन में ही गांधी जी को मना लिया जाता है। अब अगर नाराज हो गए तो गांधी जी जब नाराज हो गए तो ऐसी स्थिति में भाई इनको तो मनाना पड़ेगा ही। अब सब लोग इनको मना रहे कि चलिए आपकी जो भी मांगी होगी वहाँ पर कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत कीजिएगा। गांधी जी बोलते हैं ठीक है चलो भाई। तो गांधी जी को ले जाने गांधी जी कहाँ चलते हैं? बहुत ब्रिटेन के संसद में पहुँचते हैं, ब्रिटेन पहुँचते हैं जहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा था, लंदन जाते हैं। और जैसे लंदन की सीढ़ी जिस हॉल में कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसकी सीढ़ियों पर जैसे चढ़ते हैं तो वहाँ के कविकार लिखते हैं कि एक अंधा नंगा फकीर क्या कर रहे हैं कि सेंट हॉल्स के सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बातें इनको बोला गया और वहाँ पर गांधी जी जाते हैं और गांधी जी जाकर वहाँ पर अपनी बातों को क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। वहाँ पर सब अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं। वहाँ पर मुस्लिम लीग अपनी पृथक निर्वाचन की बात को, पृथक निर्वाचन की बात को वहाँ प्रस्तुत किए। वहीं पर अम्बेडकर साहब जी
दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बातें रखते हैं। अब ऐसी स्थिति में गांधी जी, जहां अब वहां पर गांधी जी को पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन वहां पर उनको डोमिनेट की बातें की जा रही है। वहां पर नेहरू रिपोर्ट में क्या थी, सिर्फ स्वराज की मांग की जा रही है। यहाँ पर गांधी जी पूर्ण स्वराज को लेकर जा रहे हैं, वहां पर सिर्फ स्वराज की मांग की जा रही है। तो गांधी जी वहां से वापस लौट के चले आते हैं। एक तो वहां पर कांग्रेस, वहां पर मुस्लिम लीग अपना एक सत्ता सेक रही है। दूसरी चीज, वहां पर अम्बेडकर साहब जी जो थे, वहाँ पर जो अम्बेडकर साहब जी थे वो क्या कर रहे थे, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बातें रख रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में गांधी जी वापस चले आते हैं। गांधी जी आकर, जैसे गांधी जी बाहर आते हैं तो अम्बेडकर साहब छुपके से जाते हैं और जाकर किससे बात करते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एम सी मैकडॉनल्ड से कि महोदय जी कि देखिए आप तो देख ही रहे हैं 1909 के समय मुसलमानों का तो पृथक निर्वाचन की मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मिल गई। अब हम ही, वो भी अल्पसंख्यक है भारत में, हम भी महोदय जी अल्पसंख्यक ही हैं, तो हमारा भी निदान कीजिए, हमारे दलितों का भी निदान कीजिए, इनको भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दीजिए। अब ऐसी स्थिति में तो रैमसे मैकडॉनल्ड चाहता ही था कि उस समय मैंने तो फोड़ने का काम किया था, इस समय भी फोड़ने का काम हम कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में मैकडॉनल्ड अवार्ड जो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को प्रकाशित करते हैं, रैमसे मैकडॉनल्ड जी क्या करते हैं, मैकडॉनल्ड अवार्ड को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। मैकडॉनल्ड अवार्ड को क्या करते हैं, पारित करते हैं, और इसके तहत दलितों को भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी जाती है। यहाँ पर यदि किसी की भलाई हुई थी तो अम्बेडकर जी का ही भलाई हुआ था। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को ही बहुत भलाई हुई थी, क्योंकि उनकी मांगे जो थी वो दलितों के हित को लेकर गए थे कि दलितों को भी एक मेजोरिटी में, दलितों को भी एक सम्मान मिलना चाहिए, समाज में उनके भी सदस्यों को मतदान देने का अधिकार हो, उनके भी सदस्य निर्वाचन होकर निर्वाचन होकर सरकारी सदस्य बन सके। अब ये सारी चीज़ें वो चाहते थे, वो हित चाहते थे, अपने दलितों को ही चाहते थे, अछूतों के लिए हित चाहते थे, अल्पसंख्यकों के लिए हित चाहते थे, और कहीं ना कहीं उनकी मांग यहाँ पर पूरी होती जा रही थी। वो बड़ा प्रसन्न थे। अब ये सारी बातों से कोई नाराज था तो गांधी जी थे। गांधी जी बहुत नाराज हो गए। एक तरफ जहां भारत को तोड़कर हिंदू मुस्लिम करके बांट दिया गया था, उसी तरह भारत में हिंदुओं को भी तोड़ने की रणनीति अंग्रेज शुरू कर दिए थे। अब वो क्या किए थे कि भारतीयों में ही फूट डालो शासन करो की नीति अपना ही रहे थे, शुरू से अपनाते चले आए। अब वो हिंदुओं को भी तोड़ रहे हैं, हिंदू में हिंदू को ही बांटने की चेष्टा करें। उन्होंने क्या किया, दलितों को हिंदुओं से अलग कर दिया। अब यहाँ पर पृथक निर्वाचन देने तात्पर्य है ना कि हिंदुओं को दलितों से अलग कर देना। वो क्या किया, पूर्व से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करते हैं और इसके तहत दलितों को भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी जाती है। अब ऐसी स्थिति में गांधी जी पुणे के यजवाड़ा जेल से ही आमरण अनशन कर देते हैं, और उस आमरण अनशन से गांधी जी के जो सपोर्टर थे वो कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी से नाखुश हो जाते हैं और अम्बेडकर जी को कहते हैं गांधी बचाओ, अम्बेडकर जी गांधी बचाओ, अम्बेडकर जी गांधी बचाओ। और अम्बेडकर जी को ना चाहकर भी उनके सपोर्टरों के लिए, भारतीयों की भलाई के लिए, देश के लोगों की भलाई के लिए उन्हें कहाँ पहुँचना पड़ता है, पुणे पहुँचना पड़ता है। और पुणे जाकर वो गांधी जी से क्या करते हैं, तो समझौता करते हैं और गांधी जी को बोलते हैं कि हे गांधी जी, क्या तकलीफ था हमसे, ये बताइए। तो उधर आप मुस्लिम लीग के जो उस समय आगा खां थे उनको तो आप कुछ रोके नहीं, उन लोगों को तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मिल गई। अल्पसंख्यक वो भी थे, उनको भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था मिल गई। तो गांधी जी कहते अरे हम तो किसी का भी नहीं चाहते, देश की बंटवारा तो हम चाहते नहीं, हम तो है नहीं थे ना, तो हम रहते तो होने नहीं देते वो सब चीज़ें। क्योंकि 1914 में ना गांधी जी आते, राजनीति में प्रवेश करते, 1909 की घटना है, 1906 की घटना है। उस समय जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ, उस समय क्या मांगे रखी गई, उनसे क्या तो पूर्ण अपरिचित थे। तो बोलते कि आप तो अभी तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए ना, अभी तो हम लोग देश की आज़ादी की ओर जाना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में हम लोग देश को ही बांट देंगे तो फिर देश आज़ाद कैसे होगा। ये सारी चीज़ें गांधी जी कहते हैं और बाद में पुणे पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच, जिसमें सेपरेट इलेक्टेड को हटाकर जॉइंट इलेक्टेड की व्यवस्था की जाती है, अर्थात पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को हटाकर संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। और कहते हैं कि देखो कोई इसमें बड़ी विपदा की बातें नहीं है, कोई अलग बात नहीं है, हम आपके सदस्यों की सीट भी बढ़ा देंगे। और जहाँ पर पृथक निर्वाचन में अल्पसंख्यक के सदस्य उठते थे जो, और उनके ही सदस्य वोट देते थे, लेकिन लेकिन संयुक्त चुनाव प्रणाली में उठेंगे तो आप ही के सदस्य, लेकिन वोट क्या देगा, सबको ही देगा। इससे क्या रहेगी, एकता बनी रहेगी। इसलिए आप ये उनके साथ गांधी जी और अंबेडकर जी के साथ क्या हुआ, एक समझौता हुआ जिसे हम लोग क्या करते हैं, पुणे पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो कब हुआ, सितंबर 1932 ईस्वी में।
अब ये सारी चीज़ें हो गई, उड़ने के बाद ये जितनी भी खिचड़ी पकी, ये नेहरू रिपोर्ट की घटना हुआ, साइमन कमीशन की घटना हुआ, प्रथम गोलमेज की बातें हुई, ठीक है, प्रथम गोलमेज, कराची अधिवेशन, द्वितीय गोलमेज, ये सब बातों को लेकर कहाँ पहुँचा गया, तृतीय गोलमेज में पहुँचा गया। और तृतीय गोलमेज जो 1932 ईस्वी में हुआ था, तृतीय गोलमेज में सारी चीज़ों की जो रूपरेखा थी उसको क्या क्या लिखा गया, इसे ही हम लोग श्वेत पत्र के नाम से जानते हैं, इसे ही हम लोग व्हाइट पेपर भी कहते हैं, जो 1933 में प्रकाशित हुई। इसी व्हाइट पेपर पर संसद में, ब्रिटिश संसद में क्या किया गया, समीक्षा की गई और हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन के जो सदस्य, जो अध्यक्ष थे, लीन लिथिगो के निर्देश में इस पर क्या हुई, समीक्षा हुई। कहाँ पर, संयुक्त प्रवर समिति में। कब हुआ, 1933 में। और समीक्षा होने के बाद एक रिपोर्ट तैयार किया गया। 1934 में क्या किया गया, एक रिपोर्ट तैयार किया गया और यही रिपोर्ट बाद में बिल बना और इसी बिल को हम लोग क्या कहते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कहीं ना कहीं ये जो संविधान बनता है इसमें बहुत सारे प्रोसेस को क्या होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। ये जो अधिनियम तैयार हुआ, इस अधिनियम की बहुत सारी प्रोसेस है, इतनी सारी प्रोसेस होकर यह अधिनियम क्या हुआ था, तैयार हुआ था, जिसमें हम लोग देखे थे कि 1919 के अधिनियम में बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को ठीक करने के लिए, उन कमियों को उजागर करने के लिए कहा गया था कि 10 साल के बाद, 10 वर्ष के बाद क्या की जाएगी, इसका पुनः समीक्षा की जाएगी। लेकिन वह समीक्षा बहुत पहले ही हो जाती है और किसको भेजा जाता है, साइमन जी को भेजा जाता है। यह अपने सदस्यों के साथ भारत आते हैं। भारत जब आते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, जोरों शोरों से इनका विरोध किया जाता है, गो बैक साइमन के नारे लगते हैं। और ऐसी स्थिति में उस समय के जो भारत सचिव थे, ठीक है, लॉर्ड बकिंघम, वो क्या कहते हैं, भारतीयों को एक क्या चुनौती देते कि आप भी संविधान बनाइए। और ऐसे ही प्रक्रिया शुरू होता है। मद्रास सम्मेलन में ये बातें उठाई जाती है। कांग्रेस जो मोतीलाल नेहरू के निर्देश में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद साइमन इन सब से बिना बात करे भारत वापस चला जाता है और बाद में 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इन दोनों चीज़ों पर बात करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन होती है। उसके बाद जो भी कुछ होता है वो श्वेत पत्र के माध्यम से संयुक्त प्रवर समिति में इसकी समीक्षा की जाती है और यही समीक्षा बाद में क्या बनता है, समीक्षा करने के बाद इसके रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है 1934 में और बाद में ये बिल बनकर तैयार हो जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जितना हो सके इसको देखिए और अपने हाथों से नोट्स बनाइए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और यदि वीडियो सच में अच्छा लग रहा है, यदि मेरा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन अवश्य कीजिएगा और कोई भी समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। ये मेरा नंबर है। यदि आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और जो भी चीज़, जो भी परेशानी आपको है वो आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।